हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम क्या लेकर आए हैं? आज जैसा कि हमने अपना लेखन का जो टॉपिक है वो सभी शुरू कर दिए हैं, ठीक है। व्याकरण के हमारे पैरेलल चल रहे हैं और तो उसी के साथ साथ हमने लेखन भी शुरू कर दिया। अब लेखन के जो भी हमारे टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक हमारे 9th 10th सभी में जो कंबाइंड तौर पे आपके सामने आने वाले हैं वो सारे ही टॉपिक मैं इसमें कवर अप करूंगी। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया था वो था हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपका क्लास 9 कोर्स ए, क्लास 9 कोर्स बी, क्लास 10th कोर्स ए, क्लास 10th कोर्स बी, इन चारों ही क्लासेस में आता है। आपका क्लासेस तो 2 हैं लेकिन अगर देखा जाए तो ये 4 बन जाती हैं क्योंकि सिलेबस हमारे कोर्सेज अलग अलग हैं। तो इन सभी में जो है आपका एक कॉमनली टॉपिक अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको अच्छे से बताया था कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, अनुच्छेद लेखन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब उसमें हमने आपको 5 उदाहरण भी समझाए थे। उसके साथ हमने आपको एक डीपीपी दिया था और उस डीपीपी में मैंने आपको 6 अनुच्छेद लेखन के टॉपिक दिए थे और आपसे कहा था कि उसे आपको करना है। तो ये 6 जो मैंने टॉपिक्स दिए थे, जितने 6 अनुच्छेद दिए थे, साथ में संकेत बिंदु थे, अब उनके साथ में आपको करना क्या था, सब लिखना था। तो ये हर एक टॉपिक 5 नंबर का था। तो मतलब जो हमने डीपीपी बनाया वो आपका 30 मार्क्स का था। अब वो आपको क्लियर हो गया है कि डीपीपीस किस तरीके से करने। हमेशा मैं कहती हूँ लिख कर करिए। हाँ, अब बहुत सारे ये आते हैं कि मैम अनुच्छेद लेखन में तो टॉपिक हम लर्न तो बिल्कुल नहीं लर्न कर सकते, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अनुच्छेद लेखन अच्छा लिख सकें एग्ज़ाम में, तो उसके लिए है जितने से जितना अच्छे आप अनुच्छेद पढ़ सकते हैं पढ़िए और जितना लिख सकते हैं लिखिए। ये 2 चीज़ें आप मैक्सिमम जितना करोगे आप अनुच्छेद लेखन के टॉपिक से उतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे। इसीलिए देखिए मैंने आपको 5 एग्जाम्पल उसमें दे दिए। अब उसके बाद मैंने डीपीपी में आपको मैं 6 करा दूंगी। तो करीबन यहाँ पर कितने हो गए, 11 अनुच्छेद तो हमने ऐसे ही प्रैक्टिस कर लिए। अब हम जब सैम्पल पेपर करेंगे, PYQs करेंगे, तो उनमें भी हम बहुत सारे अनुच्छेद लेखन जो हैं वो कवर अप करेंगे। आप ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें देखोगे, है कि नहीं। तो चलिए अब हमने जो 6 टॉपिक आपको दिए थे उनको अब हम करने के लिए जा रहे हैं। दिए गई वर्ड लिमिट से ज़्यादा मैं आपके सामने नहीं लिखी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 100 to 120 वर्ड्स के अंदर आपको करना है, ठीक है। तो अब जो आप यहाँ पर जितने भी टॉपिक से सॉल्यूशंस देखोगे ना, ये बियॉन्ड द लिमिट्स होंगे। कहने का मतलब है ये 120 वर्ड से ज़्यादा ही होंगे। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो हमसे बोला है इतना। देखिए क्या होता है कि जब हम कम पढ़ते हैं तो और उससे कम डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 120 शब्द के पढ़े हैं तो आप वहाँ पर डिलीवर 100 वर्ड्स ही कर पाओगे, ठीक है। ये एक फैक्ट है कि हमसे थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। तो जब भी प्रिपरेशन करो वो मैक्सिमम करो। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ यहाँ पर 150 to 200 होंगे, 200 से 250 होंगे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ उस टॉपिक पे, ताकि अगर आपके पास वो टॉपिक्स आते हैं तो आप उनको अच्छे से कर सको, ठीक है। इसीलिए मैंने बियॉन्ड द लिमिट काम करने की, यानी कि जितनी हमारी लिमिट दी गई है 120 वर्ड्स, उससे ज़्यादा वर्ड्स के मैं यहाँ पर आपके लिए अनुच्छेद लेकर आई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास टॉपिक है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त मध्यम वर्ग। देखिए ये आज का फैक्ट है, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं ये सिर्फ, अब इनका मतलब जैसे जब हमारे पास कोई टॉपिक आता है तो जरा इसको ध्यान से समझा करिए। पेट्रोल का बढ़ना सिर्फ किसी एक व्यक्ति पे नहीं, सब पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है डीजल बढ़ेगा, और उनके बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो बढ़ते हैं, इसीलिए सब्जियां महंगी हो जाती हैं, खाद्यान्न महंगे हो जाते हैं, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो अगर आप पेट्रोल या पेट्रोलियम की किसी भी प्रोडक्ट पे रेट बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें महंगी होती हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो टॉपिक दिया जा रहा है वो क्या है, अब इससे त्रस्त आम जिसके पास साइकिल होगी वो व्यक्ति भी पेट्रोल की कीमत से कहीं ना कहीं परेशान होगा। क्यों होगा? मैंने बताया कि इससे खाद्यान्न है, सब्जी भाजी है, फल है, इवन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपकी कंघी है, कपड़ा है,
सब कुछ महंगा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं कहीं ना कहीं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं। ट्रांसपोर्ट होने के लिए ट्रक्स लगते हैं, व्हीकल्स लगते हैं, और इन व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल पड़ता है, पेट्रोलियम पदार्थ पड़ते हैं। तो जब ये पेट्रोलियम पदार्थ बढ़ते हैं तो इन ट्रक्स वगैरह पे जो भी पैसा, जो भी पेट्रोल की कीमत एक्स्ट्रा देगा, कंपनी देगी, तो वो प्रोडक्ट सेल करके ही तो सारा प्रोडक्ट निकालेगी। तो वो क्या करती है, प्रोडक्ट की कीमत में बढ़ोतरी कर देती है। मान लीजिए कोई किसी चीज़ की एक कंघी की कीमत अगर 10 रुपये है, तो अगर पेट्रोल की चार्जेस बढ़ते हैं तो वो कंघी की कीमत 11 रुपये हो जाएगी। ये तो मिनिमम चीज़ पे हम बता रहे हैं ना। अब सब्जी पे आ जाइए, अगर टमाटर 20 रुपये किलो है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो वो 40 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किलो ऐसे पहुंच जाता है ना। तो इसका असर आम लोगों पर पड़ता ही पड़ता है। तो ये तो मैंने टॉपिक की आपको थोड़ी सी एक समझ दी है। अब आपको लिखना क्या है, इस पे संकेत बिंदु दिया है, निम्न मध्यम वर्ग की कठिनाई, सीमित आय, फिर है रोजी रोटी की चिंता और पेट्रोल की महत्ता। तो ये 4 टॉपिक्स पे आपको ये अनुच्छेद करना है। देखिए क्या है, वर्तमान समय में निम्न मध्यम वर्ग अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख है सीमित आय और बढ़ती आवश्यकताएं। यानी कि देखिए, सैलरी लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मान लीजिए कि एक घर में 1 किलो आलू लगता है, आलू 10 रुपये किलो है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उस आलू का रेट बढ़ेगा, 2 रुपये बढ़ेगा। तो इस तरीके से घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ का, प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उसकी जो सीमित आय इनकम तो उसकी उतनी ही है ना। अब किसी चीज़ का रेट बढ़ेगा तो वो कहाँ से लाएगा पैसा? हमारे देश में हम आज अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे बढ़ती जनसंख्या की समस्या, महंगाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, आतंकवाद की समस्या आदि। इन सब समस्याओं से आज का मध्यम वर्ग सबसे अधिक जूझ रहा है, यानी कि मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। इन समस्याओं के साथ साथ मध्यम वर्ग एक और प्रमुख समस्या का सामना प्रतिदिन करता है, वह है सड़कों पर परिवहन की मात्रा बढ़ने की उपजी समस्या। परिवहन मतलब जी सड़कों पर जो आने जाने के लिए जो हम व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके लिए। गरीब व्यक्ति को अपनी गरीबी के कारण नियमित रोजगार नहीं मिलता, ठीक है, डेली उसको काम नहीं मिलता। अब ये बात हो रही है मजदूर वर्ग की, जो कंपनी में काम कर रहा है, सैलरी बेसिस व्यक्ति है, तो वो तो डेली जाएगा ना, जिसके कारण वह प्रतिदिन परिवहन की कठिनाइयों से रूबरू होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, हैं, अब मुझे अपने घर से अगर यहाँ स्टूडियो तक आना है तो मैं लोकल कन्वेंस का इस्तेमाल करूँगी। हमारे यहाँ जो बस चल रहा होगा, ऑटो चल रहा होगा, या मैं कैब का, किसी परिवहन का तो इस्तेमाल करूँगी। अपने घर से यहाँ तक पैदल तो नहीं आऊँगी, परिवहन का इस्तेमाल करूँगी। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो परिवहन की कठिनाइयों से रूबरू होता है। मध्यम वर्ग को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए प्रतिदिन परिवहन समस्या से जूझना पड़ता है। सुबह सुबह बसों में इतनी भीड़ होती है कि या तो वह बस में चढ़ने की ही जगह नहीं मिलती, या फिर चढ़ने पर सीट नहीं मिलती। कई बार तो भीड़ के कारण या तो सामान बस में छूट जाता है, यहाँ जहाँ उतरना होता है वह स्टैंड पीछे छूट जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया ना, निम्न मध्यम वर्ग की कठिनाई। अभी हम कठिनाई पर चल रहे हैं, पहला टॉपिक हम चल रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं, इन सब समस्याओं से जूझने से बचने के लिए एक सीमित आय का व्यक्ति ऑटो या टैक्सी करने के बारे में कभी कभी सोचता है। अब चूंकि हमारे पास तो लिमिटेड है पैसा, अब जैसे मान लीजिए जिसके पास लिमिटेड आय होती है, जिसका इनकम ऑफ सोर्स एक ही है, उसको पता है कि मुझे महीने में 40-50 हज़ार रुपये मिलने हैं, तो वो हर एक चीज़ के लिए, ग्रोसरी के लिए इतना, घर के मेडिसिन के लिए इतना, किराए के लिए इतना, बिजली के लिए इतना, हर वो डिस्ट्रीब्यूट करके, वो महीने की जब सैलरी आती है वो सारी चीज़ें उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी ख़त्म हो जाती हैं। उसको पता है कि मुझे कन्वेंस में इतना पैसा देना है। तो अब वो कन्वेंस में अगर मान लीजिए बस अगर उसकी छूट जाती है स्टैंड, तो वो उसे रिक्शा या ऑटो लेना पड़ेगा, तो वो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन देगा ना, उसकी इनकम आय पर एक्स्ट्रा बर्डन देगा, परंतु प्रतिदिन नहीं। तो वो कभी कभी सोच सकता है, डेली इसके बारे में नहीं सोच सकता। प्रतिदिन परिवहन की समस्याओं से बचने के लिए उपाय एक ही है कि व्यक्ति के पास अपना निजी वाहन हो, यानी कि हमारा खुद का व्हीकल हो। अब जब खुद का व्हीकल होगा तो पेट्रोल भी पड़ेगा। एक सीमित आय का व्यक्ति यदि किसी तरह जोड़ तोड़ करके एक वाहन खरीद भी लेता है तो उसके सामने परिवहन की समस्या तो हल हो जाएगी, परंतु एक अन्य समस्या उभर कर सामने आ जाती है।
वह है पेट्रोल की बढ़ती कीमत। क्या होता है? पेट्रोल की बढ़ती कीमत। सड़कों पर वाहनों की इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि बिना गलती के भी कई बार वाहनों की दुर्घटना भी हो जाती है। तो अब पहली परेशानी क्या है कि हम पेट्रोल के लिए पैसा दें, दूसरा दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना में अगर हमारा व्हीकल डैमेज होता है तो उसको हम सही करवाएं, जिसके कारण उसे ठीक कराने में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। अगर मान लो दुर्घटना हो जाती है तो खर्च तो होगा भाई ठीक कराने में। इस प्रकार एक सीमित आय के व्यक्ति के लिए एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई है। यदि वह वाहन ना ले तो उसे दिन प्रतिदिन परिवार की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, और दूसरी ओर यदि जोड़ तोड़ करके वाहन खरीद भी लेता है तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें उसकी कमर तोड़ देती है। इस प्रकार उसका जीवन निरंतर तनाव में रहता है। तो देखा ना, जितने मेरे पास वो थे मैंने सारी चीजों को यहाँ पर कवर किया। सबसे पहले क्या है, निम्न मध्यम वर्ग की कठिनाई क्या थी और उसकी सीमित आय में उसको क्या परेशानी हो रही थी, रोजी रोटी की चिंता और पेट्रोल की महत्ता। पेट्रोल की क्या महत्ता थी? तो देखिए, जब हमारे पास टॉपिक आया तो हमने क्या सोचा था कि सारे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, सब कुछ होगा, ये सारी चीजें। लेकिन जब हमने संकेत बिंदु पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, ये एक फैक्ट है। जैसे ही मैंने यहाँ टॉपिक पढ़ा तो मैंने कहा कि भाई पेट्रोल की कीमत की वजह से महंगाई बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी, ये होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने देखा जैसे ही हमने संकेत बिंदु देखा, इसमें तो उन्होंने मुझसे कुछ और ही पूछ लिया। तो यही चीज़ें आपको अपने दिमाग में आ रहे विचारों को संकेत बिंदुओं के हिसाब से ढालते हुए चलना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ठीक है, ये एक आजकल का हॉट टॉपिक है, जीएसटी। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें से आप में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैंने ये टॉपिक खास तौर से लिया ताकि आप लोग इसके बारे में जान सकें। और अगर मान लीजिए फ्यूचर में इसमें आपके कोई पेपर में कुछ आता है या कुछ आपसे फ्यूचर में पूछा जाता है तो आप उसे ठीक से बता भी पाओ। अब इस पे लिखना क्या है, वस्तु एवं सेवा कर का उद्देश्य, आखिर ये जीएसटी क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है। सरकारी राजस्व में वृद्धि की संभावना, अगर जीएसटी हम देते हैं तो सरकार का जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी होती है क्योंकि एक तरह का टैक्स है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद गठित होने की योजना, ये तीन चीजें आपको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में वर्ष 1991 में से कर सुधारों की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई उसका उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान कर प्रणाली को लागू करना है, यानी कि आप पूरे देश में एक ही टैक्स रखोगे। ठीक है, जिसके करारोपण की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाते हुए कर प्रणाली की जटिलता को कम किया जा सके। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग हर जगह जगह पर अलग अलग टैक्सेस देते थे, लेकिन जब से जीएसटी हुआ तो सारे टैक्स को हटाकर उसे सिर्फ एक टैक्स में तब्दील कर दिया। क्योंकि जब बहुत तरह के टैक्सेस होते थे ना, तो हम लोग शायद ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते थे कि हम लोग किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जीएसटी सिर्फ एक कॉमन टैक्स रख दिया गया है, हर प्रोडक्ट पे हर एक चीज़ जगह पर लगेगा। तो इस प्रक्रिया को जो है इसकी जटिलता कम कर दी गई है। इससे एक और जहां भारत में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी माहौल बनने की सहूलियत होगी, यानी कि अच्छा हेल्दी कंपटीशन चलेगा, वहीं दूसरी ओर इससे सरकार के राजस्व में तीव्र वृद्धि होगी, यानी कि तेजी से जो है बढ़ोतरी भी की भी संभावना है। आर्थिक संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों से सुधार की दिशा में वैट, ये वैट आप लोगों ने सुना होगा, पहले वैट लगता था ना, हाँ, मूल संविदा कर की अगली कड़ी के रूप में वस्तु एवं सेवा कर का महत्वपूर्ण प्रभाव है। पहले एक कर लगता था वैट, शायद आप लोग इस बारे में नहीं जानते हो, लेकिन अब उन्होंने उसकी जो नेक्स्ट संशोधन कड़ी प्रस्तुत करी है वो है जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ध्यान रखिए, सिर्फ एक कर लगेगा किसी भी वस्तु में। जैसे आप गोल्ड लेते हो तो उसमें सिर्फ एक कर लगेगा, पहले क्या होता था 2-3 तरह के कर लगते थे, अब क्या है सिर्फ एक कर आपको देना हो, जिससे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राजस्वीय स्तरीय वैट, चुंगी, क्रय, विलासिता कर, मनोरंजन शुल्क, सेवा कर आदि शामिल है। तो मैंने बताया था ना, कई तरीके के कर लगते थे। जैसे इसमें सबसे पहले क्या आता था, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो रहता था, सेंट्रल की तरफ से ये टैक्स लगता था।
फिर उसके बाद राज्य स्तरीय वैट लगता था, फिर स्टेट टैक्स लगता था, फिर उसके बाद चुंगी लगती थी। हर जगह जो है जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में जगह जगह पर जो है चुंगियां बनी होती हैं। जैसे आजकल आप लोग फास्टैग्स जहां पर आप लोग देते हो, टोल नाका फास्टैग्स लगे होते हैं, इसी तरीके से पहले ऐसा ये फास्टैग्स नहीं होते थे, तो पहले क्या होते थे, ये चुंगी लगी रहती थी, वहां पर पैसा देना पड़ता था। अब फास्टैग्स हो गए, तो ये चुंगी लगती थी। चुंगी भी उसी, जब से मान लीजिए एक प्रोडक्ट हमने 10 रुपए का खरीदा, उसमें 2 रुपए आपका सेंट्रल टैक्स लगा, 2 रुपए आपका स्टेट टैक्स लगा, 2 रुपए चुंगी लगा, फिर क्रय टैक्स लगा 2 रुपए का, फिर विलासिता कर लगा 2 रुपए का, मनोरंजन शुल्क लगा 2 रुपए का। तो इस तरीके से करते करते हमने 10 रुपए के मूल्य के पेमेंट जो है वो कितना जाके करा, 26 या 28 रुपए किया। ठीक है, 10 रुपए की चीज हमने 26 या 28 रुपए में ली जाके। लेकिन अब इन सारे शुल्कों को हटाकर उन्होंने हर प्रोडक्ट पर परसेंटेज के हिसाब से जीएसटी लगा दिया। अब आपको सिर्फ एक कर देना है, जगह जगह अलग अलग तरह के कर नहीं देने हैं। वस्तु एवं सेवा कर का आरोपण आपूर्ति एवं उपयोग के अंतिम चरण पर किया जाता है। यानी कि ये है जैसे कि हम आपूर्ति और उपयोग के अंतिम चरण पर किया जाता है। कहने का तात्पर्य है ये, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी ने तरह तरह करके उसने बनाया, बनाने के बाद उसे स्टॉकिस्ट को भेजा, उसके बाद होलसेलर के पास आया, फिर हमारे पास में आएगा। तो यहाँ पर हम वैट को पे कर देंगे एक बार। लेकिन पहले क्या होता था, हमें जगह जगह ये कर देने पड़ते थे, अब वो ऐसा नहीं होता है। यह कर मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। मूल्यवर्धन यानी कि जहां कहीं भी हम मूल्य चुका रहे हैं वहां पर हम जीएसटी जरूर चुकाएंगे। इसमें प्रत्येक चरण पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से इसकी भरपाई करने की अनुमति होती है। हम मतलब क्रेडिट के तौर पर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट के तौर पर तात्पर्य क्या होता है, मान लीजिए कि हमने किसी चीज के लिए जीएसटी चुकाया है और मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो जब हम अपना ईयरली टैक्स सबमिट करते हैं तो वो जीएसटी हमको रिटर्न हो जाता है। ये एक फैक्ट है। ठीक है ना, तो वही चीज उन्होंने बताया, भरपाई करने की अनुमति होती है। इससे ग्राहक को केवल आपूर्ति श्रृंखला के अंतिम चरण पर आरोपित कर का ही भुगतान करना होता है। तो हम अंतिम चरण क्या होता है, जब जैसे कि कोई होलसेलर जो जब दे रहा है तो वो हमसे जीएसटी ले रहा है। मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हमने ग्राहक से जीएसटी लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जीएसटी हम स्टॉकिस्ट को देंगे, होलसेलर को देंगे, होलसेलर वो जीएसटी अभी तक स्टॉकिस्ट को दे चुका है और स्टॉकिस्ट जीएसटी कंपनी वाले को दे चुका है। अब कंपनी वाले ने जो जीएसटी ली है वो कहाँ से, उसने जितना भी रॉ मटेरियल खरीदा है उसने उसके लिए जीएसटी दी है। तो इस तरीके से ये एक चेन। अब रॉ मटेरियल बनाने के लिए कहाँ से लग रहा है जीएसटी, वो जो ग्राहक है वो किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, तो उस कंपनी में भी क्या हो रहा है, वो क्या कहते हैं, बनाते समय जब उसको सैलरी दी जाती है तो उसका वो टीडीएस डिडक्शन होता है, सैलरी से टीडीएस डिडक्शन होता है, तो वो किसके पास जाता है, सर गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट जो है वो फिर वो टीडीएस उसको वापस कर देती है। तो ये एक चक्र है जो बराबर चलता ही रहता है। वस्तु एवं सेवा संबंधी कर सुधार को स्वतंत्रता के पश्चात किया जाने वाला सबसे बड़ा एवं दूरगामी प्रभाव वाला कर सुधार बताया जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वर्ष 2006-07 के बजट में तैयार होते देखी जा सकती है, जब तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे प्रस्तावित करते हुए 1 अप्रैल 2010 से लागू करने की बात कही थी। अगस्त 2009 में 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभा में केलकर महोदय ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने में केंद्र राज्य के माध्यम से सहयोग एवं तालमेल को अनिवार्य शर्त बताया तथा केंद्र सरकार को राज्यों से के इस मुद्दे पर उत्पन्न चिंताओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की भी सलाह दी कि भाई आप इन चीजों के बारे में सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी यात्रा की अगली कड़ी जुलाई 2010 में उस समय जुड़ती है जब तत्कालीन वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी एकल दर प्रस्तावित करते हुए
3 वर्षीय योजना प्रस्तुत की कि मतलब हम 3 वर्षों में इसे चरण दर चरण जो है वो लागू करेंगे। इससे राज्य हेतु क्षतिपूर्ति के प्रावधानों को भी शामिल किया गया कि राज्यों को हो सकता है इसके लिए कुछ क्षति हो जिसे हम कंपनसेट करेंगे। मार्च 2011 में सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी 115वां संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर दिया। इसके अंदर केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य बेहतर तालमेल कायम करने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। पूरी एक कमेटी बनाने की बात की गई। इस परिषद कर की दर सीमा एवं कर घाटों के संबंध में निर्णय हेतु प्रतिबद्ध होगी। इसके साथ ही इस विधेयक में वस्तु एवं सेवा कर विवाद निपटारा अधिकरण का प्रावधान भी किया गया कि मान लीजिए कि अगर कोई विवाद होता है, किसका किस चीज का अधिकार है, तो इसको सुलटाने का भी इसी कमेटी को ही अधिकार होगा, जो इस संबंध में उत्पन्न विवादों के निपटारे हेतु कार्य करेगी। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। अब निपटाने के लिए भी इसे कोर्ट को जो है पावर दी गई। इस संशोधन का व्यापक विरोध करते हुए कहा गया कि यह संशोधन लागू होने से उसके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनको ये लगा कि भाई शायद जो है उल्टा प्रभाव पड़े। साथ ही यह उनकी वित्तीय स्वायत्तता को भी नकारात्मक रूप से प्रस्तावित करेगी, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं उसको बाधित करेगी, ऐसा उन लोगों को राज्य सरकारों को लग रहा था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में केंद्र नेतृत्व के फैसले से अधिभावी होने पर भी राज्यों ने आपत्ति दर्ज की है। मतलब बहुत सारे स्टेट्स को इसको लेकर प्रॉब्लम थी कि हम अपने स्टेट में जीएसटी लागू नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप यह विधेयक पारित नहीं हो सका। तो अब फाइनली 2010 में जब इसे 2 चरण में कहा गया तो फिर ये हुआ कि सारे स्टेट ने अपने अपने जो ऑब्जेक्शंस रखे और फाइनली ये जो हुआ कि इस कर को हम लागू नहीं करेंगे। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार ने जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर संबंधी 122वां संशोधन विधेयक लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया। यानी कि जब 2014 में भारतीय जनता की सरकार बनी तो उन्होंने इस संशोधन बिल को 122वां संशोधन किया और शीतकालीन सत्र में इसे प्रस्तुत कर दिया गया। इस विधेयक में पूर्व के राज्यों द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों के शमन का गंभीर प्रयास किया गया। यानी कि जो जिन स्टेट्स ने पहले प्रॉब्लम्स बोली थी कि भाई हमको ये प्रॉब्लम होगी, हमको ये प्रॉब्लम होगी, तो 122वें संशोधन में उन सभी स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को देखा गया, उनमें सुधार किया गया कि आने वाले भविष्य में इन स्टेट्स को ये प्रॉब्लम ना हो। प्रस्तावित विधेयक में राज्यों को होने वाले संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु व्यापक प्रावधान करते हुए व्यवस्था की गई कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की दिशा में प्रत्येक राज्य को पहले 3 वर्ष तक 100% मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप जीएसटी लागू करते हैं तो आपके राजस्व में अगर कोई घाटा होता है तो वो पूरा 100% रिम्बर्स होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जबकि चौथे वर्ष में 75%, 3 वर्ष तक तो आपको 100% रिम्बर्स किया जाएगा। फिर 3 वर्ष के बाद यानी कि चौथे वर्ष आपको सिर्फ 75% रिम्बर्स किया जाएगा। 5वें वर्ष में सिर्फ 50% ही आपको दिया जाएगा। राजस्व क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, यानी कि आपके खजाने में जो भी नुकसान हो रहा है इस टैक्स की वजह से, क्योंकि भाई उन्होंने क्या किया था ना, उन्हें सारा टैक्स सेंट्रल ने ले लिया था, राजस्व कर हटा दिया था, तो सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट्स को इनको लोग प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने कहा था पहले तो हम आपको पहले 3 ईयर्स जो है वो पूरा जितना भी आपका नुकसान हो रहा है 100 का 100% सेंट्रल आपको वापस करेगी। फिर चौथे वर्ष में सिर्फ 75% देगी और फिर 5वें वर्ष में सिर्फ 50% ही आपको रिम्बर्स यानी कि वो वापस देगी। इस संशोधित विधेयक में केंद्र व राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल उत्पन्न करने हेतु वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन की योजना प्रस्तावित की गई। अब इसके लिए पूरी की पूरी एक समिति अलग बना दी गई जिसमें 2/3 सदस्य राज्यों के होंगे और सभी निर्णय हेतु 75% मतों की आवश्यकता होगी।
तो जब ये कमेटी बनाई कि हर आप सिटी में जाओगे जीएसटी ऑफिस जरूर होता है, तो उन जीएसटी ऑफिस में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उसमें 2/3 सदस्य कितने कौन से होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के ही होते हैं, और इनमें 75% मत भी किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा जीएसटी। अब एक बहुत हॉट टॉपिक है विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से वो 2 बार नोटबंदी कर चुकी है, ठीक है। पहली बार उन्होंने 1000 रुपए के नोट बंद किए थे, 2000 के नोट चालू किए थे, है ना, 500 के पुराने नोट और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। फिर उसके बाद रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा कि पूरी मार्केट से 2000 के नोट गायब हो गए, तो सरकार को फिर उन्हें लगा कि शायद कालाबाजारी का काम हो रहा था, तो उन्होंने वो 2000 नोट भी बंद किए थे। तो ये 2 बार हम लोगों ने जो है ये विमुद्रीकरण नोटबंदी देखा है। चलिए देखते हैं अब इसमें हमें बताना क्या है, नोटबंदी क्या है, नोटबंदी कब हुई, नोटबंदी के प्रभाव क्या हुए, और अनेकता में एकता का भाव सार्थक। तो ये 4 बातों पर आपको ये संकेत बिंदु समझाना है। चलिए देखते हैं नोटबंदी क्या है। यह प्रश्न बहुत लोग आज भी नहीं जानते होंगे। नोटबंदी का सही अर्थ है विमुद्रीकरण, ठीक है, विमुद्रीकरण। जब किसी देश की सरकार किसी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है तो इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। मतलब कोई नोट अगर बहुत टाइम से चल रहा है तो गवर्नमेंट उस नोट पर पाबंदी लगा देती है कि अब आपके पास अगर ये सारे नोट हैं तो आप बैंक में जमा कर दो, अगर आपने इसे अपने पास रखा तो इस टाइम पीरियड 2 महीने 3 महीने के बाद वो नलवॉइड हो जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो नोट बंद कर दिया जाता है। मान लीजिए हमारे पास 2000 का नोट अगर जैसे बंद किया गया, मेरे पास 4 2000 के नोट है और मैं उसे अगर रखे रहती हूँ और गवर्नमेंट ने बोला कि सिर्फ आपके पास 2 महीने का समय है और 2 महीने तक रखे रहती हूँ, तो उसके बाद मेरे पास अगर 2000 के 2 नोट थे तो यानी कि 4000 रुपये मेरे वेस्ट चले गए। मुझे अगर मैं उन 2 महीने के अंदर उसे बैंक में जाकर चेंज करा लेती तो वो मुझे वो 2000 के नोट ले लेते मेरे से और मुझे उतने पैसे के नए नोट दे देते, ठीक है। मुद्रा की जमाखोरी, आतंकवाद, अपचार, तस्करी जैसे आपराधिक कामों को रोकने, बाजार में प्रचलित नकली नोटों को बंद करने, जालसाजी से बचने और कर चोरी के लिए दिए जाने वाले नगद लेन देन को हतोत्साहित करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। बहुत सारे लोग काला धन, आप लोगों ने न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे, काला धन जो है वो जमा कर लेते हैं। आतंकवादी जो हैं वो भारतीय मुद्रा में नकली नोटों को मिला देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को ये कदम उठाने पड़ते हैं। जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8:15 पर नोटबंदी की घोषणा की तो सारा भारत में भूकंप सा आ गया था, क्योंकि उन्होंने जो है 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट को बंद कर दिया था। कुछ लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री भारत व पाकिस्तान के कड़वे होते रिश्ते के बारे में बोलेंगे या शायद दोनों देशों के बीच में युद्ध का ऐलान ही ना कर दें, लेकिन यह घोषणा तो कुछ लोगों के लिए युद्ध के ऐलान से भी घातक सिद्ध हुई। उनकी रातों की नींद उड़ गई। कुछ लोग होशो हवास खोते हुए ज्वेलर्स के पास दौड़े व उल्टे सीधे दामों में सोने खरीदने लगे। अगले दिन से ही बैंक एवं एटीएम लोगों के स्थायी पते बन गए थे। तो सोचिए, जैसी ही नोटबंदी हुई लोगों के होशो हवास उड़ गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा रीजन था कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास जमा करके रखा था, उनको क्या हुआ कि अगर भाई ये नोट बंद हो गए तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कुछ टाइम पीरियड दिया कि भाई इस दौरान अपने नोट जो है आप बदल ही। तो उन्होंने ज्वेलरी शॉप में जाके अनाम शनाम दामों पे सोना खरीदना शुरू कर दिया। और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था वो एटीएम और वहाँ पर जाकर अपने जो है पैसे निकालने, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, नोटबंदी है तो एटीएम में पैसा नहीं होगा, बैंक लंबी लाइन लग गई क्योंकि नोट बदलवाने थे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होने लगी। लाइनें दिनों दिन भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को दिखाने लगी, ठीक है, लाइनें दिखाने लगी कि भाई इतनी जनसंख्या है भारत में। सरकार भी कभी लोगों को राहत देने के लिए व कभी काला धन जमा करने के लिए नए नए कानून बनाती रहती है।
कभी बैंक व एटीएम से पैसे निकलवाने की सीमा घटाना या बढ़ाना, व कभी पुराने रुपयों को जमा करवाने के बारे में नियम की सख्ती करना या ढील देना। अक्सर ये होता है, कभी हम एक दिन में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, कभी 25 निकाल सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। पहले क्या होता था, आप एक बार में जितना अमाउंट अगर 25,000 डाल रहे हो तो 25,000 निकल आता था। लेकिन अब क्या है, आप जो है 10,000 तक का अमाउंट डालते हो तो जिसका भी अकाउंट है उसके पास OTP जाता है, तब वो निकाल सकता है। ये बहुत सारे जो है वो कानून फेरबदल जो है गवर्नमेंट करती रहती है। विपक्षी दल पूरी एकजुटता से सरकार के निर्णय को असफल व देश को पीछे ले जाने वाला सिद्ध करने में लगा रहा। विपक्ष ने इसके खिलाफ खूब खुलकर बोला कि जो ये निर्णय लिया गया है ये सही नहीं है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तो मतलब कि उस विपक्ष के पास ज्यादा पैसा है ऐसा लग रहा था, इसलिए वो इस फैसले से जो है बहुत ज्यादा परेशान है। लगभग पूरा विपक्ष सरकार के इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। मोर्चे, प्रदर्शन, रोष प्रकट किए गए, अनेकता में एकता का भाव सार्थक हुआ। यानी कि इतने सारे लोग अनेक होते हुए भी सबकी दुखती रग एक थी, ये भाव वहां पर देखने को मिल रहा था। विपक्ष में जहां अलग अलग पार्टियां थी, वो सभी पार्टी एकजुट होकर जो है वो सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर चुकी थी। दूसरी तरफ सरकार अपने इस निर्णय को सही साबित करने में लगी थी कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। कभी प्रधानमंत्री व उनकी टीमें लोगों को इस नोटबंदी के फायदे गिनाने में लगे रहे, तो कभी 50 दिन का समय मांगते नजर आए कि 50 दिन में जो है वो सारी चीजें सही हो जाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट कहती हुई नजर आई। लोगों के अंदर भी बहुत भाईचारा देखने को मिला। अमीर दोस्तों को उनकी गरीब नाकारा दोस्त याद आए। ठीक है कि भाई अब क्यों याद आए, मेरे पास पैसा है भैया, तुम रख लो, तुम्हारे अकाउंट में डाले दे रहा हूं, तुम्हारे में डाल दूंगा तो वाइट हो जाएगा। इस तरीके से अमीर रिश्तेदारों को अपने गरीब रिश्तेदारों के महत्व का एहसास होने लगा। अमीर बेटे की गरीब माँ का अकाउंट जो पिता की मौत के बाद मर चुका था, अचानक जिंदा हो गया। ऐसा लगा मानो पूरी मानवता जिंदा हो गई। क्योंकि भाई क्या हुआ, बेटों के पास ज्यादा पैसा है, माँ के अकाउंट में पैसा नहीं, तो बेटों ने सारा वो काला धन उठाकर क्या कर दिया, अपनी माँ के अकाउंट में जमा कर दिया। वो जब जमा कर दोगे तो बैंक में जाते ही वो सारा मनी क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट में बहुत तेजी से जो है वो हलचल होने लगी। अब गवर्नमेंट की निगाह इन सब पर भी थी। ठीक है, क्योंकि भाई काला धन जिसके पास इस तरीके से जमा था वो वाइट तो करेगा ही, और उन दिनों अकाउंट्स में ये सारे फेरबदल बहुत तेजी से हो रहे थे। विमुद्रीकरण के समय मीडिया वालों का भी बहुत शानदार रोल रहा। कुछ नोटबंदी पर सरकार के फैसले के पक्ष में खड़े दिखाई दिए, तो कुछ विपक्ष में, कुछ सपोर्ट में थे और कुछ अगेंस्ट थे। कुछ न्यूज चैनल को लोग लाइनों में मजे लेते दिखाई दिए, दूसरी तरफ कुछ को मरते। ठीक है, कुछ चैनल्स के अनुसार लगभग 100 लोगों ने लाइन में खड़े होकर अपनी जान गंवाई। परंतु प्रश्न यह है कि ये लोग कुछ वर्ष पहले सिलेंडर की सुबह 4 बजे से ही लगने वाली लाइनों में कैसे बचे, या फिर जब फिल्म या मैच के टिकट लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है फिर कोई पहाड़ क्यों नहीं टूटता। यानी कि नोटबंदी की लाइन में इतने लोग खड़े होकर मर गए, लेकिन जब आप क्रिकेट का टिकट ले रहे हो तब आपको वहां कुछ नहीं हुआ। सिलेंडर ले रहे थे उसके लिए लाइन लगाई तब आपको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब आपने नोट बदले तब आप जो बहुत प्रॉब्लम हुई। नोटबंदी की वजह से पुराने जमाने में सफल वाटर पद्धति फिर से कारगर सिद्ध हुई। तो ये पद्धति थी कि किसी तरीके से जो कालाबाजारी है उसको रोका जा सके। लोगों ने बिना पैसे के ही दिन गुजारने सीख लिए। यानी कि अब अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम किस तरीके से दिन गुजारें, ये भी एक काफी हद तक फायदा हुआ। सच कहूं तो हमें तो कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। देश के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ जरूरी भी है। नोटबंदी के समय कुछ लोगों की अति बुद्धिमत्ता देखने को मिली। उन्होंने अपने काले धन छिपाने के लिए नए नए तरीके अपनाए, जैसे गरीब दोस्तों व रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया। ठीक है, जो लोग गरीब थे, जिनके अकाउंट में पैसा नहीं था, हमारे पास काला धन था तो हमने जाके उनके अकाउंट में जमा करा दिया। मजदूरों को 300-400 रुपए में हायर किया। मजदूरों को कितना किया, इतने रुपयों में हायर किया, उनको दिया पैसा, वो जाके चेंज करा लाए।
20 से 30% के लालच पर पुराने नोटों को बदला गया। यानी कि अगर मान लीजिए 1000 रुपए के नोट पर यह हुआ कि हम सिर्फ जो है 800 रुपए लेंगे, 200 रुपए तुम्हारे, तो इस प्रतिशत पर भी बदल लिया गया। कुछ बैंक व डाक कर्मचारियों की अवैध सेवाएं लेना इत्यादि हो गया। बहुत जो बैंक कर्मचारी थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। सरकार का दावा है कि लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए का काला धन बैंक में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। तो जो जमाखोरी के तौर पे काला धन रखा गया था, इस नोटबंदी के चलते अलग अलग अकाउंट्स में इतना काला धन जमा किया गया, 300-400 करोड़ रुपए जमा किए गए। अब सरकार व इनकम टैक्स वालों ने ऐसे बैंक अकाउंट्स की पूरी नजर रखी। मैंने बोला ना, इस दौरान जिन अकाउंट्स में बहुत ही तेजी से पैसा आया, इनकम टैक्स अकाउंट ने उन बैंक अकाउंट्स को पे नजर रखी हुई थी, क्या कि किसके अकाउंट है और इतना पैसा कहां से आया। इस नोटबंदी की वजह से जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थ संबंधी संगठनों ने दावा किया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट चार्ज है वो कुछ थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे। लेकिन आप अगर दूरगामी देखोगे, कुछ समय बाद देखोगे, मतलब आप सकते हो महीने भर के लिए हमारी जो आर्थिक दर है वो नीचे आएगी, लेकिन उसके बाद हम डेवलपमेंट करेंगे। कुछ और जानकारों के अनुसार नोटबंदी की वजह से नकली नोट छापने का कारोबार खत्म हो गया, जिसकी वजह से देश में से बहुत मात्रा से नकली नोट और उनसे संबंधित अवैध कारोबार भी खत्म हुए। कश्मीर शांत हो गया। तो जैसे ही भाई कश्मीर शांत हो गया का मतलब क्या होता है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, वो पत्थरबाजी सब कुछ हो रहा था, तो इनको जो पैसे दिए जा रहे थे, अब उनके पास तो वो 2-2 हज़ार रुपये, क्या कहते हैं, हज़ार रुपए के नोट थे, अब वो नोट बंद हो गए, तो अब वो क्या करें, उनके पास तो अब ये सारा पैसा बर्बाद। अब वो उन पत्थरबाजों को दे नहीं सकते, पत्थरबाजों को पैसा नहीं दोगे तो वो पत्थरबाजी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कश्मीर में कहीं ना कहीं हद तक वो दंगे रुक गए थे। चलिए अब हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये टॉपिक क्या है, ऊर्जा की बढ़ती मांग, समस्या और समाधान। यानी कि ऊर्जा जो बढ़ रही है उसकी जो जैसे हो ना इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है, तो इसकी ये समस्या क्या है जो उत्पन्न हो रही है वो आप बताएंगे और इसका समाधान क्या है, ये आपका शीर्षक है। लेकिन आपको लिखना इसके अंदर क्या है, नवीन स्रोतों की आवश्यकता, यानी कि नए स्रोत। जैसे अब ऊर्जा की डिमांड बढ़ी और सप्लाई, तो नया स्रोत क्या बना, सोलर लगाया गया। सोलर लगाया गया ना, सोलर से आप अपना बिजली करिए, सरकार को दीजिए और आपका बिजली का बिल नल अवॉइड, कुछ आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा के पारस्परिक स्रोतों का समाप्त होना एक भयावह स्थिति। जो ऊर्जा उत्पन्न होने के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो खत्म हो रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। नेक्स्ट है, हमारी ऊर्जा पर निर्भरता। हम आज पूरी तरीके से ऊर्जा पर डिपेंड हैं। आप ये समझिए कि 1 मिनट के लिए घर में लाइट जो है वो कटनी नहीं चाहिए। लाइट कट गई, इंटरनेट कट गया, हम समझ लीजिए बिल्कुल बेकार हो गए। तो वही चीज़ें, हम पूरी तरीके से आज ऊर्जा पर डिपेंड हो चुके हैं। तो आज हम अब इसके आगे हम इसको पूरी, ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ये पूरा टॉपिक लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्या है, ऊर्जा मानव की सबसे अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। ऊर्जा चाहे शरीर की हो चाहे बाहरी तौर पर हमारे लिए जरूरी है, तभी हम चल सकते हैं। विकासशील राष्ट्रों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ऊर्जा में आत्मनिर्भरता आवश्यक है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बिल्कुल दुरूह सा लगता है, यानी कि मुश्किल लगता है। इस समय हम ज़्यादातर ऊर्जा परंपरागत स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कुल उत्पादित ऊर्जा का 56% ताप बिजली से है। किससे, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से है। जो ऊर्जा हम ले रहे हैं उसमें से 56% जो है, 36% जल विद्युत ऊर्जा द्वारा है, और 36% क्या है, जो हम पानी से जो बिजली बनाते हैं ये उससे है, एवं 6% डीजल और गैस पर आधारित ऊर्जा से प्राप्त है। अब गैस और ऊर्जा जैसे जनरेटर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें किससे चलती हैं, डीजल और पेट्रोल से चलती हैं। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि इन पे बेस्ड आपकी ऊर्जा रहती है।
इन ऊर्जा स्रोतों में जलावन के रूप में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी को आंकड़ाबद्ध नहीं किया गया है। अब उसमें जो ऊर्जा क्या होती है, काफ़ी हद तक किससे रहती है आपकी, आप बहुत जगह पर जो लकड़ी से जो बनाया जाता है, लकड़ी से जो होता है, उसको यहाँ पर ऐड ही नहीं किया गया है। भारत में एक आंकड़े के अनुसार यह ज्ञात होता है कि अभी भारत की जितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है उससे लगभग 4 गुनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। यानी कि जितनी हमें अभी तक मिल रही है उससे 4 गुनी हमें और ज़्यादा चाहिए। साथ ही इस सीमा में प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्याप्त बढ़ोतरी होती जा रही है। और ये नहीं है कि भाई ये 4 गुना ज़्यादा चाहिए तो ये रेशियो कम होगा, लेकिन क्यों हर साल इसकी बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है, मतलब परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इसमें सरकार के योजनाकारों के लिए भी कठिनाई आती जा रही है। देखिए इसीलिए जो है ना, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छी योजना शुरू करी है जो सोलर पैनल्स लगाने के लिए। तो ये सोलर पैनल भाई सूर्य से तो मिलने वाली तो ऊर्जा हमें मिलती ही मिलती है, बस उसे ठीक से चैनलाइज करना है। इसीलिए इन सोलर पैनल्स पर आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि वो सही तरीके से प्राप्त ऊर्जा होती है। सरकार जब तक पिछली मांग की पूर्ति की योजना को कार्यान्वित करती है तब तक मांग में नवीनतम वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले अगर मान लीजिए हमें जो मांग चाहिए, जो मांग हो रही है, खासतौर से समर्स के टाइम में ये मांग बढ़ जाती है, तो जो मांग हो रही है सरकार जब तक उसकी पूर्ति करती है तब तक ये मांग बढ़ती जाती है, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि हर साल ये मांग बढ़ती जा रही। अब जैसे कैसे आप इसको करोगे, जैसे आप लोग देखो पहले क्या था, हम लोग के घर में कूलर हुआ करता था तो मांग हमारे घर में कम थी। हम आपको बेसिक तौर पे बता रहे हैं, इंडस्ट्रियल तौर पे जाएं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इंडस्ट्रियल तौर पे अगर हम आपको समझाएंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी। तो हम आपको आपके घर के तौर पे बताते हैं। पहले हम लोग के यहाँ कूलर हुआ करते थे, ठीक है, एक कूलर हुआ, 2 कूलर हुआ, वो चलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कूलर हट गए, एक एसी लगा, 2 लगा, 3 लगा। तो धीरे धीरे करते क्या हुआ, आप अपने घर में देखेंगे ही कि हम ऊर्जा की मांग को बढ़ा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ सिर्फ एक किचन में एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, एक मिक्सी होती थी। आज क्या है, एयर फ्रायर भी है, माइक्रो ओवन भी है, ओवन भी है, सब कुछ हमारे पास है। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। तो क्या होता है ना कि दिन पे दिन इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी सारी टेक्नोलॉजी इसी पे बेस्ड आ जाती है ना। पहले क्या होता था, हम मोबाइल खाली चार्ज कर रहे हैं, आजकल हमारी घड़ियां भी, खिलौने भी, सब हम चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिक हर एक चीज ऊर्जा पर ही डिपेंड होती चली जा रही है, जिससे संकट ज्यों का त्यों बना रहता है और ऊर्जा की आपूर्ति समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई आबादी, क्योंकि हम जितने लोग बढ़ेंगे हम पर पर्सन जो है उतनी ऊर्जा हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रत्येक वर्ष विश्व की आबादी में 10 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। सोचिए जरा, 10 करोड़ आदमी हर वर्ष बढ़ रहा है। इस बढ़ती आबादी से दुनिया को सर्वाधिक खतरा ऊर्जा की पारंपरिक स्रोतों का समाप्त होना है। जो पारंपरिक स्रोत हैं उनसे हमारा जो है वो समाप्त हो रहा है। आप देखोगे ना कि बहुत जगह जो है रेगिस्तान वगैरह में बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप कितना लगाओगे, अगर इस दर से जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग उतनी बढ़ेगी, तो इतनी आपूर्ति हो ही नहीं सकती है। पारंपरिक स्रोतों का असमाप्त होता हुआ भंडार है। साथ ही पर्यावरण में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने और कार्बनिक रासायनिक गैसों से पर्यावरण संतुलन से पूर्णतः बिगड़ जाने का खतरा है। तो ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है। ठंड होती है, एक्सट्रीम ठंड, गर्मी होगी एक्सट्रीम ठंड, 50, 52, 53, यहाँ तक कि कई जगह तो 55 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर गर्मियों में आपकी रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद बारिश आई तो ऐसी बारिश की मतलब बहुत मुश्किल काम रहा। तो ये सारी चीज़ें, और दूसरा ओजोन परत में तो आप देख रहे हैं कि कई क्या कहते हैं उनका पतला होना, उसमें होल होना जैसे कई खतरे बताए जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। मानव सभ्यता के इतिहास में विश्व के समक्ष कभी इतनी विकट समस्या पैदा ही नहीं हुई। इससे पहले ये समस्या थी ही नहीं जितनी आज ऊर्जा संकट से उपस्थित हुई है। आज ज्यों ज्यों मानव समाज का विकास होता जा रहा है त्यों त्यों ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है। हम सभी कार्यों के लिए ऊर्जा पर निर्भर रहने लगे हैं। यातायात के साधनों को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले का दोहन जब कर लिया गया तब डीजल का और फिर विद्युत से उसका संचालन होने लगा,
ठीक है, धीरे धीरे पहले कोयला हुआ, फिर विद्युत हुआ, इस तरीके से। फैक्ट्रियों के लिए विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ सभी की आवश्यकता है। स्पेन में उपग्रह आदि पहुंचाने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। बसों, ट्रकों, छोटे वाहन, कार, स्कूटरों, मोपेड सबको चलाने के लिए पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी ये की आवश्यकता होती है। तो देखिए आप क्या है ना, आजकल सीएनजी का जो है वो बहुत चलन बढ़ रहा है, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, और दूसरा ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा जो है नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ता है, क्या कहते हैं, पर्यावरण को। ठीक है, तो इसके से वजह से जो गाड़ियों से धुआं भी निकलता है वो भी इतना हार्मफुल होता है। हम ये नहीं कह रहे हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जितना पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हार्मफुल होता है, उससे सीएनजी से निकलने वाला इतना नहीं होता है। खदानों में विद्युत के अधिकांश भाग का उपयोग किया जा सकता है। भोजन बनाने में वन संपदा का अधिकांश भाग जलावन के रूप में उपयोग किया जा रहा है, यानी कि पेड़ों की लकड़ियों को काट काट कर जलाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। अब उसके लिए विद्युत, गैस और केरोसिन की अधिकांश मात्रा का उपयोग किया जाने लगा है। पहले क्या होता था, लकड़ियां जला दी जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इन लोगों ने क्या है केरोसिन पे आ गए। केरोसिन के बाद इन लोगों ने जो है अब क्या लिया, बिजली ली। इन सारी चीज़ों से अब खाना बनाने लगे हैं। और जैसे घर में आजकल इंडक्शन का चलन बहुत हो रहा है, तो इंडक्शन कैसे चलता है, इंडक्शन बिजली से चलता है। घरों में अंधेरे से बचने के लिए विद्युत और तेल की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही है, रात में घर में अंधेरा हो जाए तो क्या, हम लाइट जलाते हैं, ये कहाँ से आ रही है, बिजली आ रही है। पुनः युद्ध में मानव उपयोग की अधिकांश ऊर्जा का भंडार खपत कर लिया जाता है। विश्व में 2 विश्व युद्धों में जितनी ऊर्जा की खपत की गई एवं छिटपुट जितने युद्ध लड़े गए, उस ऊर्जा से विश्व के समस्त हिस्से को 5 वर्षों तक प्रकाशित रखा जा सकता था। समझ में आया, जितनी ऊर्जा आप कर रही है, आपने पूरे विश्व को हम 5 वर्षों तक बिजली दे सकते थे। तो जो युद्ध हो रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास कई जगह युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, रूस यूक्रेन ले लीजिए, आप इधर इजराइल, ईरान, हमास, ये सारे जो आप ये देख रहे हो, तो और भी कई जगह छुटरू पुटरू चलते ही चलते रहते हैं, होते हैं कि नहीं होते। तो अभी तो 2 मतलब मेन खास तौर पर चल रहे हैं। तो इनमें क्या है, जितनी ऊर्जा की खपत हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर इन सारे युद्धों को रोका जाए तो शायद इतनी ये हमारी ज़रूरत के काम आ सकता है, लेकिन हमने उस ऊर्जा का उपयोग संसार के विध्वंस के लिए किया। नागासाकी और हिरोशिमा में जो परमाणु विस्फोट किया गया वह भी ऊर्जा का अपव्यय ही था। इसे 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी गलती माना गया है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इससे जान माल, और सिर्फ उसी समय नहीं, आज भी जापान के लोग इस चीज़ से उबर नहीं पाए। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि भारत ही नहीं, विश्व समुदाय के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या के रूप में ऊर्जा संकट है। मानव का विकास जिस गति से हो रहा है, उस गति से ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। भारत में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अधिकांश अनुसंधान एवं योजनाबद्ध कार्यक्रमों की आवश्यकता है। विश्व समुदाय के पास भी ऊर्जा के वैकल्पिक उपादानों को खोजने की अधिकतम आवश्यकता है, एवं सभी राष्ट्र मिलकर इस पर समन्वित प्रयास करते हुए इस ऊर्जा संकट से निपट सकते हैं। ऊर्जा के अपव्यय पर अंकुश लगाकर भी हम इस दिशा में सार्थक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जितने भी अभी जो इसमें मैंने डीपीपी में टॉपिक दिए हैं ना, ये सब फैक्ट आधारित हैं। ठीक है, तथ्यों पर आधारित अनुच्छेद हैं, इनके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है तब आता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे हम अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें बिना डाटा कलेक्ट किए हम अनुच्छेद नहीं लिख सकते। जैसे अभी तक मैंने आपको जो कराए हैं, इनमें आप मोस्टली डाटा देखोगे, और मेरा कराने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपके पास ये जानकारी पहुंच जाए, ताकि आप इसका उपयोग कर सकें। सॉरी। अब नेक्स्ट है हमारे पास में आधुनिक जन परिवहन प्रणाली, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब मेट्रो जगह जगह आ रही है। अब इन्होंने बेसिकली जो बात करी है वो दिल्ली मेट्रो की बात करी। क्या है, आधुनिक जन परिवहन प्रणाली, यानी कि आज के समय में सबसे लेटेस्ट जन परिवहन, यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, आपका मेट्रो। तो अब ये सभी जगहों पर हो रहा है, लेकिन बेसिकली जो किया इन्होंने पूछा है वो दिल्ली के लिए पूछा है।
क्या है संकेत बिंदु? समय की बचत तथा सड़क हादसों में कमी लाने में सहायक है, आपको ये बताना है। ठीक है पहले, फिर उसके बाद यातायात की समस्या का समाधान हुआ। हम यातायात की समस्या, भाई इससे क्या होता है, हम लोग पर्टिकुलर एक एक ऑटो लेके जाएं तो कितना क्रश हो जाता है। मेट्रो चल रही है, मेट्रो में बैठो, कितना इसका फायदा रहता है। फिर है मेट्रो रेल योजना का आरंभ। अब ये देखिए फिर फैक्ट आधारित हुआ, ठीक है, इनमें फिर आपको फैक्ट्स देने पड़ेंगे। मेट्रो रेल अत्याधुनिक संचार एवं नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है। अब आपको मेट्रो प्रणाली में जो आधुनिक संचार है, देखिए आप कभी अगर मेट्रो में बैठे हो तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है, ये आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले बोला फैक्ट्स आपको जो ज़्यादातर जो है इनमें मैंने दिए हैं सब फैक्ट्स रिलेटेड है, ताकि आप इन फैक्ट्स को कलेक्ट करके पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सको। नेक्स्ट आता है प्रदूषण, जान लीलती दुर्घटनाएं और यातायात जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने की कवायद शुरू करी। हम लोग ये सोचते हैं कि भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल जो है वो दिल्ली में शुरू हुई, ऐसा नहीं है। कलकत्ता में उसमें बहुत पहले से है। हाँ, कलकत्ता में जो है ये मेट्रो हम बोल दें तो ये जो आने जाने के लिए जो लोकल्स होती हैं, बॉम्बे में ना जाने कब से चल रही हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भारत की राजधानी दिल्ली की मेट्रो रेल परिवहन व्यवस्था है। सिर्फ दिल्ली की बात करी जा रही है, जो दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। तो ये कुछ नाम हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा अगर मेट्रो रेल के बारे में आता है। फिर इसका शुभारंभ 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा 30 हजारी लाइन से हुआ। आज दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और विश्व की 9वीं सबसे लंबी मेट्रो प्रणाली है। अब ऐसा क्यों करेंगे, दिल्ली से गुड़गांव ले लीजिए, दिल्ली से आप गाजियाबाद ले लीजिए, तो दिल्ली एनसीआर एरिया में चंडीगढ़ है, इन सभी को कनेक्ट कर रही है, इसीलिए इसे सबसे लंबी रेल प्रणाली कहा गया है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 9 रंग कोडित नियमित रेखाएं हैं। अब ये 9 रंग में क्या रहता है, येलो लाइन है, ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, बहुत सारी लाइंस होती हैं। अगर आप दिल्ली गए हो, मेट्रो में बैठे हो, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, और जो लोग नहीं बैठे हैं वो भी अच्छे से इसको देख समझ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। जिसकी कुल लंबाई 348 किलोमीटर है, जो 255 स्टेशनों की सेवा करती है। सोचिए 255 स्टेशंस, बहुत बड़ा है। हाँ, दिल्ली मेट्रो में आमतौर पर 6 और 8 कोच ही होते हैं। कितने, 6 या 8। दिल्ली में मेट्रो में विकलांगों के लिए विशेष सुविधा है। भीड़ भाड़ भरी सड़कें, धुएं व धूल मिट्टी से बचकर लोग इस वातानुकूलित ट्रेन से सफर कर यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। सभी एयर कंडीशनर है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप गर्मी में भी हैं, आप चले जाइए, बहुत आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ा लंबा सफर तय कर सकते हैं। ठीक है, इसका किराया भी अन्य परिवहन साधनों से लगभग बराबर रखा गया है। हम तो कहेंगे कि बहुत कम रखा गया है, क्योंकि मैंने खुद ट्रैवल किया है, तो मैं जानती हूँ कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप जितना पैसा देते हो उससे बहुत कम पैसा आपका मेट्रो में जाता है। मेट्रो में लगभग आपका कितना हुआ, 10,60,000 लोग प्रतिदिन, यानी कि 1,60,000 लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। मेट्रो रेल अत्याधुनिक संचार और नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है। इसके कोच अत्याधुनिक तकनीक व वातानुकूलित है। टिकट वितरण प्रणाली भी स्वचालित है। अब वहाँ पे पता ना, ये तो मैंने अभी जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली गई थी तो मैंने देखा था, वहाँ पर मशीन लगी हुई है। ठीक है, आपको जो भी टिकट जहाँ से जहाँ तक का चाहिए आप उसमें डाल दो, और क्या कहते हैं वो टिकट होगा, स्कैन करके पैसे दे दो। आजकल तो यूपीआई जो चलता है, और आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पे वो वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, आप उनसे टिकट ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कोई बंदा बैठाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप टिकट उसमें से ले सकते हैं। इस प्रणाली के तहत ट्रेन की क्षमता के अनुसार ही टिकट जारी किए जाते हैं। यानी कि अब मान लीजिए कभी कभी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो ये चीज़ वहाँ पर उन मशीनों को खासतौर से बोल दी, मतलब ये इस तरीके से सेट किया गया है कि एक दिन में इतने ही टिकट और उस ट्रेन के इतने ही टिकट जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है फिर ओवरलोडेड होने का डर रह जाता है। तो जैसे ही ओवरलोडेड होता है वो टिकट अपने आप देना बंद कर देता है। उससे अधिक टिकट जारी करने पर मशीन टिकट नहीं देती है। इसके अतिरिक्त यह प्रणाली देश में पहली बार शुरू की गई है। स्टेशन में प्रवेश और निकासी की सुविधा भी एकदम आधुनिक है।
यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशन परिसर पर एस्केलेटर स्थापित किए गए हैं। एस्केलेटर तो आप जानते हैं मॉल्स वगैरह में जो अपने आप स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं जिनको बोलते हैं, वो क्या होती हैं, हम खड़े हो जाते हैं वो अपने आप चलती हैं, वो एस्केलेटर कहलाते हैं। मेट्रो रेल के दरवाजे स्वचालित हैं, इसमें आगमन प्रस्थान आगे वाले स्टेशन के संबंध में जानकारी, इसमें सवार यात्री की सूचना प्रदर्शन पटल पर संबोधन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अब देखिए क्या है, देखिए मेट्रो रेल के दरवाजे स्वचालित हैं, ये अपने आप खुलते और बंद होते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें आगमन प्रस्थान आना और जाना, ठीक है। आगे वाले स्टेशन के संबंध में जानकारी, यानी कि जहां हम बैठे हैं उसके बाद कौन सा स्टेशन आने वाला है इसकी जानकारी। इसमें सवार यात्री को सूचना प्रदर्शन पटल यानी कि डिस्प्ले शीट पे, डिस्प्ले चलता रहता है शीट पर, संबोधन प्रणाली यानी कि वो डिस्प्ले पे दिखाता भी है और साथ साथ में उसके अंदर बोला भी जाता है, उपलब्ध कराई जाती है। इसमें यात्री द्वारा अपने सामान ले जाने की अधिकतम सुविधा 15 किलोग्राम है, यानी कि एक व्यक्ति 15 किलोग्राम तक का वेट ले जा सकता है। इसके अलावा यदि यात्री चाहे तो मासिक पास भी बनवा सकता है। मेट्रो कार्ड्स बनते हैं तो उनको भी बनवा सकता है, आपको डेली टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, कार्ड बनाइए, स्वैप करिए और आप जाइए। मेट्रो रेल के कोच कोरिया से आयात किए गए हैं। मेट्रो यात्रियों को अन्य परिवहन साधन की सेवा लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मेट्रो स्टेशनों को बस रूट से जोड़ा गया है। यानी कि आप जैसे आप एक स्टेशन से उतर गए, अब आपको दूसरी जगह जाना है तो वहां से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपको बसें मिलती हैं। ये नहीं कि स्टेशन के बाद से आपको कोई कन्वेंस ही नहीं मिले, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भाई हर जगह तो स्टेशन नहीं बनाए जा सकते। उसके बाद जो लोकल डिस्टेंस होते हैं उनको क्या कहते हैं कवर अप करने के लिए लोकल बसें चलाई जाती हैं। इसके लिए मेट्रो स्टेशन से मुख्य सड़क या बस स्टैंड तक फीडर बसें चलाई जा रही हैं। मेट्रो रेल के तकनीकी कर्मचारी तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ साथ विदेशों से भी प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा एक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना भी की गई है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें ड्राइवरों और परिचालनों संबंधी कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। भाई टेक्निक है वो अपग्रेड होती रहती है तो फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेनिंग के लिए हर बार तो कोरिया में नहीं भेजा जा सकता, बाहर नहीं भेजा जा सकता, तो उसके लिए पूरा एक यहाँ पर जो है एक स्कूल बना दिया गया है। जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो उन कर्मचारियों को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। राजधानी में बढ़ती जनसंख्या और इस अनुपात में यातायात के साधनों के सुलभ ना होने से राजधानी वासियों के सम्मुख यातायात सेवाओं की समस्या थी। वहीं बढ़ते वाहनों के कारण ट्रैफिक जाम व प्रदूषण के कारण भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सरकार के समक्ष भी यह एक मुख्य समस्या थी। राजधानी में बढ़ती आबादी और यातायात प्रणाली पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए योजनाकारों ने 1950 के दशक में ही इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया था। यानी कि 1950 में वो जानते थे कि जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है आगे चल के परिवहन को लेकर ऐसी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही सोचना शुरू कर दिया था। ये उसी तरीके से होता है जैसे हमारे घर के बुजुर्ग आज से 20-25 साल बाद क्या हमारे घर में कितनी महंगाई क्या हो गई उसके हिसाब से जो है सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। वही चीज़ें हमारे योजनाकार जो है आज से 75 साल पहले सोच चुके थे। चलिए अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, अब ये भी फैक्ट आधारित है, ध्यान दीजिएगा। सारे ही जिसमें भी जितने भी हैं सब में फैक्ट्स आपको चाहिए होंगे, यानी कि तथ्य चाहिए, कुछ डाटा चाहिए जिसके बेसिस पे आप इसको बता सकेंगे। क्योंकि नॉर्मल तो हम आपको करा देते हो जाता, ठीक है, वो तो सभी लिख लेते हैं, लेकिन जहाँ पर बहुत सारे ये चीज़ें आंकड़ों का इकट्ठा करना होता है, इसीलिए इस तरीके के मैंने आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिए हैं। नेक्स्ट चलिए इसका संकेत बिंदु देखते हैं। भारत का मजबूत प्रक्षेपण यान कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं कि मंगल पर भारत का यान पहुंच चुका है, ठीक है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर जो नहीं जानते वो क्या कहते हैं मंगलयान जो आपकी क्या कहते हैं मूवी है वो भी देख सकते हैं, अक्षय कुमार और विद्या बालन वाली, तो आपको पता चलेगा कि भाई भारत का जो अनुसंधान केंद्र है ये ऐसा ही नहीं है।
भारत में भू स्तैरिक उपग्रह छोड़ने की क्षमता को सिद्ध कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सेवाएं अन्य देशों की तुलना में कम खर्चे में उपलब्ध है। ठीक है, कम खर्चे में उपलब्ध है, तो उसके लिए बेस्ट मूवी जो मैंने अभी आपको बताई मंगलयान। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, अग्नि-1 की मारक क्षमता देश की महान उपलब्धि है। अग्नि-1, तो अग्नि-1 का जो है लेटेस्ट अभी हम लोगों ने 26 जनवरी में देखा था कि उसका जो है प्रदर्शन किया गया था अग्नि-1 का। आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी की परेड में, तो उसके बारे में बहुत कुछ बताया भी गया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से उसको देखा हो तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रारंभ, अंतरिक्ष अनुसंधान जानते हैं आप, अंतरिक्ष तो जानते हैं, ठीक है, स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक है, का प्रारंभ सन 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना से हुआ। ठीक है, विगत 3 दशकों में इस क्षेत्र में भारत ने आशातीत प्रगति करी है, यानी कि जितना चाहिए था उससे ज़्यादा डेवलपमेंट करा है। हमने थूबा में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर तथा श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ सेंटर आरवी महाराष्ट्र, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला बेंगलुरु भी अंतरिक्ष अनुसंधान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो ये नाम हैं जो हमारे देश के जो स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं, जो इनसे कनेक्टेड हैं। खाली इसरो एक जगह नहीं है, इनसे कनेक्टेड बहुत सारे जो हैं वो संस्थाएं हैं, वो आपको बताई गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 70 का दशक प्रयोगात्मक हुआ। 70 का यानी कि जहां पर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। इस दौरान सर्वप्रथम आर्यभट्ट नामक उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को रूसी रॉकेट की मदद से छोड़ा गया था। तब हमने रूस की दिया था। भाई क्या होता है, जब हम कोई भी सैटेलाइट या सब कुछ छोड़ते हैं तो उसे स्पेस में जाने के लिए कुछ थ्रस्ट चाहिए होता, तो वो बिना रॉकेट के तो जा नहीं सकता है, तो वो रॉकेट की मदद से गया था और वो रॉकेट रूसी रॉकेट था। इसके अतिरिक्त भास्कर, रोहिणी, इनसेट, ASLV, PSLV तथा IRS श्रृंखला के महत्वपूर्ण प्रक्षेपण भारत ने सफलतापूर्वक किए हैं। तो आप ये PSLV वगैरह देखेंगे ना, तो ये मूवी में भी आपको दिखाई, जो मैंने मूवी बताई है ना, उसको ज़रा ध्यान से देख रहा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पड़ेंगी। सिर्फ उसकी स्टोरी ही नहीं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल जो मूवी है, उसमें ये जो PSLV है ना, उसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाएगी। अंतरिक्ष यान स्वदेश में ही प्रक्षेपण के लिए भारत का मजबूत प्रक्षेपण यान कार्यक्रम है, जो अब इतना परिपक्व हो गया है कि अन्य देशों को भी यान प्रक्षेपण की सुविधा उपलब्ध कराता है। पहला सोचिए, हमने जब 1975 में लॉन्च किया था उपग्रह, तब हमने रूस से रॉकेट लिया था। आज हमने वो प्रक्षेपण के लिए अपना खुद का रॉकेट बना लिया है और हम दूसरे देशों को भी इसके लिए सप्लाई करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है अंतरिक्ष में जाने वाले अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकासशील देशों के साथ प्रभावी सहयोग। तो जो देश स्पेस सेंटर्स के रूप में बहुत ज़्यादा आगे काम कर रहे हैं, भारत अब उनके सहयोगी देशों के रूप में काम करता है। जहां भारत की एक गिनती नहीं होती थी स्पेस सेंटर के नाम पे, आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है और बहुत सारे रिसर्च में उनकी मदद भी कर रहा है। इसरो की व्यावसायिक शाखा अंतरिक्षा भारतीय अंतरिक्ष सेवाओं का वर्णन पूरे विश्व में करती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अनेक उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की हैं। 18 अप्रैल 2001 को भू-स्तैरिक उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, जिसका नाम मैं अभी बोल रही हूं आपको, देखिए 18 अप्रैल 2001 को भू-स्तैरिक, यानी कि भू-स्तैरिक मतलब जमीन से हवा में प्रक्षेपण, यानी कि जो उपग्रह को अपने ऊपर लेके जाता है यान PSLV की श्री हरिकोटा से प्रथम सफल परीक्षण उड़ान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धि थी। इस प्रक्षेपण ने हर प्रकार से भारत की भू-स्तैरिक उपग्रह छोड़ने की क्षमता को सिद्ध कर दिया। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत विश्व के उन 6 देशों की पंक्ति में भी शामिल हो गया जिनके पास ऐसी क्षमता
है जो अपना खुद के यान से प्रक्षेपण कर सकते हैं उपग्रह का। 22 अक्टूबर 2001 को श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी ने अपनी लगातार 5वीं सफल उड़ान भरी। इस प्रक्षेपण में पीएसएलवी ने 3 उपग्रहों, भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, बेल्जियम के प्रोशा तथा जर्मनी के बर्ड को भी उनकी निर्धारित सूर्य स्तरीय कक्षाओं में स्थापित किया। यानी कि जो वो अपनी आप जानते हैं हर ग्रह अपने चक्र पर घूमता है, तो उपग्रह भी उन्हीं चक्रों में स्थापित करना पड़ता है, नहीं तो वो किसी से टकराकर डैमेज हो जाएगा। तो उनको सही जगह पर बैठा रखकर छोड़ने का काम किया है। इसी सफलता को पुनः दोहराते हुए 24 जनवरी 2002 को इनसेट 3C व सितंबर 2002 को 1060 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पहला भारतीय मौसम उपग्रह मैटसैट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। वर्ष 2003 में इनसेट 35, जिसमें 10 अप्रैल 2003 को एरियल 5 द्वारा फ्रेंच गुयाना के कॉरूब द्वीप को छोड़ा गया। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान से देखना होगा। 8 मई 2003 को GSLV ED-2 को हरिकोटा स्थित धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सितंबर 2003 को इनसेट 3E और 17 अक्टूबर 2003 को PSLV-C5 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण उल्लेखनीय है। तो खुद अपने PSLV यानों से जो प्रक्षेपण किए गए हैं उपग्रहों के, उनकी डेट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। उन्हें आप चाहो तो एक जगह नोट डाउन कर लो। पीएसएलवी की सफलता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि हम 1300 किलोग्राम के उपग्रह को 800 किलोग्राम ऊंची ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने में समर्थ हैं। इतनी कैपेबिलिटी है भारतीय अनुसंधान केंद्र में, ठीक है। इस प्रयोग की सफलता से भारतीय अंतरिक्ष तथा सैन्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सुदूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए पहले हम सोवियत संघ पर निर्भर थे। यानी कि हमें जब उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना होता था या अंतरिक्ष में भेजना होता था, तो हम सोवियत रूस के ऊपर डिपेंड रहते थे, क्योंकि वो हमें अपना रॉकेट देगा तब हम उसे अंतरिक्ष में भेजेंगे। किंतु अब यह कार्य पीएसएलवी करेगा। अब ये कौन काम करने लगा है? पीएसएलवी। व्यावसायिक प्रक्षेपण के क्षेत्र में भी भारत अन्य देशों में प्रतिस्पर्धा कर सकेगा, क्योंकि भारत का सेवा शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से कम है। यानी कि जितने भी ऐसे देश जो अंतरिक्ष में अपने यानों को स्थापित कर रहे हैं, उन सभी से हमारे यान के प्रक्षेपण यानों की जो कॉस्टिंग है, जो सारी चीजें बहुत कम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सेवाएं अन्य देशों की तुलना में आधे से भी कम खर्चे में उपलब्ध हो रही हैं। बताइए, जितना खर्चा दूसरे देशों के प्रक्षेपण यानों को पड़ता है, उससे आधे से भी कम हमारे प्रक्षेपण यानों में पड़ता है। निश्चय ही भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति कर रहा है। इससे एक ओर तो हमें दूरसंचार, मौसम आदि क्षेत्रों में लाभ हो रहा है, तो दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। अतः यह निसंकोच कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का भविष्य उज्जवल है। अब विश्व के अनेक देश उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारत की सहायता ले रहे हैं और भारत इस क्षेत्र में धन एवं प्रतिष्ठा दोनों ही अर्जित कर रहा है। तो देखा ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्रक्षेपण यानों के बारे में, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों के बारे में बताई हैं। आई होप आपने सारे ही जितने भी आपने खुद किए होंगे, उनमें आप ये सारे तथ्यों को ऐड करिए। और मैं सही बता रही हूँ, इसी तरीके के मैं आपके और भी आगे प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आप इन सभी के लिए परफेक्टली तैयार हो जाओ, ठीक है। क्योंकि ये वैसे तो ऑप्शन आपके पास 3 आते हैं, लेकिन अगर आपको इन तीनों में से कोई भी ऐसा होता है आप नहीं लिख पा रहे हो, अगर आपके पास ये तथ्य रहेंगे तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला जो टॉपिक था रचनात्मक लेखन का, वो था आपका अनुच्छेद लेखन। तो हमने एक्सप्लेनेशन करा दिया, डीपीपी करा दिया। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट लेखन कार्य में, और वो है पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन के फॉर्मेट्स को बहुत ही इजी वे से आपको समझाने वाली हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।